गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे आप लोग जानते हैं, आज हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान एक का अगला भाग देखने वाले हैं। अभी तक आपको पता है हमारा चौथा भाग शुरू है, विद्युत धारा के प्रभाव, जिसमें आप लोगों ने अभी तक शुरुआत से देखा हुआ है विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण। फिर दूसरा हमने देखा था विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम, और अगर पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ है स्टूडेंट विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम। और विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम में आपने स्टूडेंट देखा होगा कि मैंने कुछ आकृतियों द्वारा आप लोग को समझाया था, कुछ वीडियो भी मैंने हमारे वीडियो में ऐड किए हुए थे, जिसमें आप लोग को विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम समझ में आया। यानी कि जो बहने वाली विद्युत धारा प्रवाहित जो तार होती है जिसमें करंट शुरू है, उसके चारों ओर चुंबकीय परिणाम उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग छड़ चुंबक से के द्वारा आधार पे हमने देखा हुआ है, छड़ चुंबक का आधार लेकर भी। और दूसरा एक महत्वपूर्ण भाग हमने देखा था बेटा कि चुंबकीय सुई जो होती है वो उसकी दिशा निर्धारित करके आप लोग को दिखाती है कि किस दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है ना। आज हम लोग स्टूडेंट इसके सामने का भाग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे हमारा अगला भाग दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं बेटा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यानी कि अब देखिए, हर एक को पता है कि हमारा जो दाहिना हाथ होता है, ये देखिए आपके सामने ये मेरा दाहिना हाथ मैंने यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है ना। अब ये दाहिने हाथ में जो अंगूठा है, ये अंगूठा आप लोग को सीधा स्ट्रेट आप लोग को दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे चारों उंगलियां जो है ना वो इस तरह से मैंने मोड़ी हुई है। आप लोग ये वीडियो देखते समय इस तरह से आपकी अपनी खुद की दाहिने हाथ की उंगलियां इस तरह से मोड़ कर देखिएगा। इस नियम के आधार पर आप लोग विद्युत धारा से कौन सी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र निर्मित है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ बेटा। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये आपके हाथ में इस आकृति में जो अंगूठा दिख रहा है, ये एकदम सीधा अंगूठा ऐसे इस तरह से स्ट्रेट रखना है आपको। अब ये जो अंगूठा होता है ये आपको विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। यानी कि विद्युत धारा, मान लीजिए कि ये स्ट्रेट, ये सीधे रखे हुए अंगूठे के निशान की वजह से आपको ऊपरी दिशा में बहती हुई आप लोग को दिख रही है। मतलब जो विद्युत धारा है ये ऊपर की दिशा में बह रही है। ये जो दाहिने हाथ के नियम में जो अंगूठा होता है, ये जिस दिशा में स्थिर होता है, ऊपर की दिशा में स्थिर होगा, तो ये मान के चलिएगा कि विद्युत धारा की दिशा ऊपर की दिशा में बह रही है। ठीक है। और उसके नीचे घूमने वाली ये चारों उंगलियां है ना, ये उंगलियां आप लोग को उस विद्युत धारा के, ये देखिए जैसे ये मान लीजिए कि मेरे हाथ में ये पेन है, इस पेन की दिशा यानी कि ये विद्युत धारा का एक तार मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जिसके चारों ओर विद्युत प्रतिरोध का आवरण यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये जो पेन है इस तरह से मैंने, देखिए ये मैंने सीधा रख दिया यहाँ पे। तो सीधा पेन यानी कि आप लोग को ये उंगली जो है आपको बता रही है कि विद्युत धारा की दिशा ऊपर की और बह रही है। यानी कि ये जो अंगूठा है ये आप लोग को विद्युत धारा की दिशा बताता है। और ये जो चारों उंगलियां हैं यह आपको इस तार के चारों ओर घूमने वाली, ये उंगलियां जो है वो तार के चारों ओर घूमने वाली चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं दर्शाता है। ये समझ में आ रहा बेटा आप लोग को? ये चारों उंगलियां क्या दर्शा रही है? चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा दर्शा रही है। ठीक है। और ये अंगूठा क्या दर्शा रहा है आप लोग को? ये अंगूठा दर्शा रहा है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है। मान लीजिए इस दाहिने हाथ को मैंने उल्टा रख दिया। देखिए बेटा, ये चारों उंगलियां मैंने इस तरह से जोड़ी हुई है, और ये पेन अभी नीचे की तरफ इस तरह से घुमा हुआ है ना। अब और ये जो अंगूठा आप लोग को दिख रहा है ये नीचे की दिशा में घूम रहा है ना। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा कि अब विद्युत धारा की जो दिशा है वो नीचे की तरफ बह रही है। ठीक है। और ये जो चारों उंगलियां हैं, ये चारों उंगलियों में आप लोग को इसकी जो बल रेखाओं, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं की जो दिशा है वो आप लोग को कौन सी दिशा में घूमती हुई दिखाई दे रही है? उल्टी दिशा में घूमती हुई दिखाई दे रही है। जो कि अभी इसको सीधा रखा था तो ये इस तरह से घूम रही थी बेटा, है ना। और जब हमने इस तरह से उल्टा रखा तो विद्युत धारा की दिशा उल्टी हो गई, तो बल रेखाओं की दिशा भी विरुद्ध दिशा हो गई। इस सब को मैं आप लोग को अच्छे से समझा के बताता हूँ। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि विद्युत चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा और निर्मित होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यह नियम उपयुक्त है। मतलब हम लोग को दो चीजें इसमें ज्ञात करनी है।
एक तो विद्युत धारा की दिशा और दूसरी होगी बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ऐसी कल्पना कीजिए कि सादे विद्युत चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है। विद्युत चालक को यानी कि कोई तार को हमने इस तरह से हमने इसको पकड़ा हुआ है और दाहिने हाथ में इस तरह पकड़ा है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में तार पर स्थित है। मतलब ये अंगूठा आप लोग को क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा बताएगा। और आप अपनी उंगलियों से तार को घेरो। अब इस तार को मैंने इस तरह से उंगलियों को घेर लिया है, दाहिने हाथ में उंगलियों को इस तरह से घेर लेने के बाद आपको उंगलियों की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा है यह बताती है। मतलब ये जो उंगलियों की दिशा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा है, ये आप लोग को बताती है। यही दाहिने हाथ का नियम यदि उल्टा किया जाए, देखिए परीक्षा में आप लोग को यही नियम बताना है बेटा, लेकिन आप लोग को और जानकारी पता हो जो कि अगला भाग इसी क्षेत्र पर आधारित है। ये जो आकृति है ना, ये आप लोग को मैं समझा के बताऊंगा, जिसमें आप लोग को इस दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यही दाहिने हाथ को मैंने चुंबकीय बल रेखाओं के आधार पर ये विद्युत चालक को उल्टा पकड़ा हुआ है। मतलब ये पेन जो है ना, ये पेन जो आप लोग को दिख रहा है, ये मान के चलिए कि विद्युत चालक है, यानी कि तार है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, यानी विद्युत धारा बह रही है। इसकी दिशा आप लोग को निर्धारित करनी है। तो विद्युत चालक कौन सी दिशा में है, नीचे की दिशा में है, तो विद्युत धारा की दिशा आप लोग को नीचे की तरफ बहती हुई आप लोग को दिखेंगी और उसके चारों ओर घूमने वाली जो चारों उंगलियां हैं, ये आप लोग को विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताती है। ये बात समझ में आई बेटा आप लोग को। अब चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि दाहिने हाथ के अंगूठे को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। ठीक है, मतलब यदि आप लोग को मैक्सवेल का कॉर्क नियम पूछा गया कि लिखिए, तो आप लोग को याद रखना है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ही लिखना है। अब देखिए इसके सामने वाला भाग हम लोग पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि विद्युत चालक तार की एक फेरी वाली कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखिए जैसे कि आप लोग को ये आकृति दिख रही है, आकृति में मैं आपको ये सबसे पहले आकृति समझा के दे देता हूँ। इस आकृति में आप लोग को एक गत्ता लेना है, गत्ता यानी कि कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड में दो छेद करने हैं, दो छेद, एक छेद होगा पहला P और दूसरा छेद होगा Q। अब दोनों छेद में से बहने वाला एक गोल तार आप लोग को इसमें से डालना है बेटा। एक ही तार डालना है, लेकिन इसको थोड़ा सा टर्न करके, मतलब उसको थोड़ा सा घुमाव देके दूसरे छेद में से निकाल लेना है बाहर। यहाँ से डाले और दूसरे छेद में से P से जा रहा है ये तार और Q से बाहर निकल रहा है। तो ये दोनों तार के जो सिरे होंगे, इस तरह के कनेक्शन आप लोग को करना है। ये Q छेद में से जाने वाला तार जो है वो इस तरह से हम लोग बैटरी के ऋणात्मक भाग को जोड़ेंगे और ये जो P में से बहने वाला जो जाने वाला जो तार का एक दूसरा सिरा है, वो आप लोग को सबसे पहले तो रजिस्टर यानी कि विद्युत प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ना है बेटा आप लोग को। फिर एमीटर को कनेक्ट करना है, यानी कि कितना करंट बह रहा है ये हम लोग चेक करेंगे, और उसका एक सिरा जो है वो बैटरी के पॉजिटिव यानी कि धनात्मक सिरे को हम लोग को यहाँ पे जोड़ना है। अब इस तरह का कनेक्शन कर लेने के बाद, और जब हम लोग इसको यहाँ पे प्लग कुंजी भी होनी चाहिए, तो यानी इसको ऑन करने के बाद इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए बेटा, ये जो आप लोग को यहाँ पे जो कुछ चिन्ह दिख रहे हैं, इस चिन्हों का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग को भ्रमित करने वाला भी हो सकता है, परंतु हम लोग इसको समझेंगे और मैं बहुत अच्छे से आप लोग को समझा के बताने की कोशिश करूंगा। देखिए बेटा, आप लोगों को जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम मैंने आप लोग को बताया, इस अंगूठे के नियम के अनुसार जब विद्युत धारा P छेद में से बह रही थी, है ना, I तक, यहाँ पे I तक जाने के पूर्व, है ना, ये जो विद्युत धारा है मतलब ये ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ बहती है, आप लोग को मैंने बताया हुआ है ना, ये 9वीं कक्षा में भी हमने देखा है। तो यानी ये देखिए विद्युत धारा की दिशा दर्शाने वाला यहाँ पे एरो बताया गया है, तो ये ऊपर ही की दिशा में बह रहा है ना। तो ये मानकर चलते हैं कि अंगूठे का नियम सीधा रखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि विद्युत धारा ऊपरी दिशा में जा रही है। विद्युत धारा यानी आप लोग ये बता सकते हैं कि अंगूठा जो हमने पकड़ा हुआ है, इसके आधार पर विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है, और ऊपर की ओर होने के बाद ये जो चार उंगलियां हैं, ये आप लोग को दर्शाती है कि इसके चारों ओर घूमने वाली, उत्पन्न होने वाली जो चुंबकीय क्षेत्रों की बल रेखाएं हैं वो कौन सी दिशा में घूमेंगी बेटा। ये देखिए इस तरह से घूमेंगी, उल्टी दिशा में, है ना। तो ये दिशा में घूम रही है, उसके चारों ओर घूम रही है, तो इसकी दिशा इस तरह से होंगी, उंगलियों की तरफ होंगी। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे दिशा दर्शाइए बेटा, ये दिख रहा है आप लोग को,
जिस दिशा में विद्युत धारा बह रही है उसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो निर्मित हुआ है उसकी बल रेखाएं इस दिशा में घूम रही है। अब जैसे ही ये तार यहाँ पे लूप मतलब टर्न होके घुमाव आने के बाद ये नीचे की तरफ बहता है, मतलब इसकी दिशा जो है विद्युत धारा की जो दिशा है वो अपने आप नीचे की तरफ हो गई बेटा। ये देखिए ये एरो जो है वो यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, यानी कि विद्युत धारा, ये पेन को मैं उल्टा पकड़ रहा हूँ, यानी कि अब जो विद्युत चालक तार था वो नीचे की तरफ बहने लगा, है ना। तो इसकी दिशा अपने आप नीचे की तरफ हो गई। विद्युत धारा की दिशा जब नीचे की तरफ होती है तो अपने आप यही दाहिने हाथ का जो अंगूठे का नियम है वो आप लोग को ये बताता है कि अभी ये जो सॉरी, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोग को उंगलियों को उल्टा पकड़ना है, दाहिना हाथ ही लेना है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा नीचे होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्रीय बल जो है, चुंबक क्षेत्र में जो बल रेखाएं निर्मित होगी वो इस दिशा में निर्मित होगी, उल्टी दिशा में निर्मित होगी, जो कि अभी आप लोगों ने देखा हुआ था। उल्टी दिशा में निर्मित होने की वजह से इस बल रेखाओं का आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो दिशा है वो बदल चुकी है बेटा। ये इस तरह से नीचे की तरफ बहते हुए आप लोग को दिख रहे हैं, है ना। ये इस तरह से आप लोग को पकड़ के देखना है, ये दाहिने हाथ का नियम आप लोग को बताता है। इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया, देखिए सीधे विद्युत चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के बारे में हमने देखा। जैसे आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा ये दोनों कैसे निर्मित होती है हमने दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम से ये समझ लिया है। तो इसी विद्युत चालक तार को एक फेरी वाली कुंडली के आकार में जोड़ने से विद्युत धारा के द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी यह आप लोग को देखना है। मतलब इस तरह से जोड़ने के बाद दो खुले सिरों से दोनों छेदों में से इनको विद्युत चालक के तार को फेरे वाली कुंडली में डालकर मोड़ने से आप लोग को किस तरह की विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं मिलेंगी, इस प्रयोग द्वारा आप लोग को ये समझना है बेटा। तो आकृति 4.8 में दर्शाए अनुसार विभिन्न घटक लेकर परिपथ पूर्ण किया गया है। ये परिपथ पूर्ण किया है हम लोगों ने, तो जो जो चीज़ें ली है सब आप लोग को करना है शिक्षक के मार्गदर्शन में। तो कुंडली में विद्युत धारा शुरू करने पर, मतलब विद्युत धारा हमने शुरू की तो प्रत्येक बिंदु के पास चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित होने लगती है। देखिए बेटा, इसके चारों ओर जैसे जैसे ये तार घूमता हुआ जा रहा है ना ऊपर तक, इसके चारों ओर विद्युत चुंबकीय बल अपने आप बनता हुआ आप लोग को दिखेगा। गोल इस तरह से घूमता हुआ आप लोग को दिखेगा, इस तरह से घूमता हुआ आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, है ना। तार की चारों ओर तो चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित होकर हम जैसे उनसे दूर जाते हैं वैसे चुंबकीय बल रेखाओं के समकेंद्री वृत्त बड़े होते जाते हैं। जैसे देखिए बेटा, जैसे जैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं जैसे जैसे दूर होती जाएंगी तो ये जो आकृति है ये बड़ी होकर आप लोग को दिखेंगी, और जैसे जैसे हम लोग इसके पास आएंगे, ये पी पॉइंट के पास आएंगे तो ये बल रेखाएं क्या होती जाएंगी, सीधी सीधी हो जाएंगी। और जब हम लोग कुंडली के मध्य भाग में आएंगे तब वृत्त इसके बड़े हो जाएंगे कि उनका चाप सरल रेखाओं में दर्शाया जा सकेगा। मतलब वृत्त इतने बड़े हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे आप लोग जैसे पास आएंगे कि उसके चार और जो उनका जो चाप बनेगा वो आप लोगों को इतने बड़े हो जाएंगे कि वो सीधे रेखा में भी हम लोग दर्शा सकते हैं, इतने बड़े हो जाएंगे। तो आकृति 4.8 में चुंबकीय बल रेखाओं को केवल बिंदु P और Q के पास दर्शाया गया है। तो ये चुंबकीय बल रेखा P और Q के पास ही दर्शाई गई है, और बीच में यहाँ पे जो सीधी रेखा दिख रही है ये आप लोग को इस दोनों से बनने वाले विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। तो P और Q दर्शाया गया है, इसी प्रकार के कुंडली के प्रत्येक बिंदु के पास निर्मित होगी। इस प्रकार प्रत्येक बिंदु कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेगा। मतलब इसी प्रकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता हुआ आप लोग को दिखेगा, और इसकी दिशा भी आप लोग को समझ में आ जाएंगी। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम के उपयोग करके यह परीक्षण कीजिए कि तार की कुंडली का प्रत्येक बिंदु कुंडली के मध्य भाग में स्थित चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित करने में सहभागी होता है, और ये बल रेखाएं कुंडली के मध्य भाग के एक ही दिशा में कार्यरत होती है।
देखिए बेटा, एक ही दिशा यानी कि दिशा आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गई है ना। जब हम लोग इस विद्युत चालक के तार को सीधा रखते हैं ऊपर की दिशा में, तो विद्युत धारा ऊपर की दिशा में बहेंगी, चुंबकीय रेखा इस तरह से आप लोग को दिखाई देंगी। और यही यदि मैंने इस तरह को इस विद्युत चाल को उल्टा कर दिया, तो वो दाहिने हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय बल रहेगा इस दिशा में आप लोग को दर्शाती हुई आप लोग को दिखेगी। तो ये नियम आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना बेटा। अब चलते हैं हमारे पेज नंबर 54 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को बताया गया है, तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण किसी भी बिंदु पर निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस विद्युत धारा पर निर्भर करती है। यानी विद्युत धारा पर हम लोग कौन सा चुंबकीय क्षेत्र किस तीव्रता के आधार कितनी तीव्रता का बनाना है, यह आप लोग को विद्युत धारा पर निर्भर करता है बेटा। तो तांबे की तार अगर लेंगे तो उसमें ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो हमने प्रयोग में देखा है, आकृति 4.6 करके देखी है, ये हमने देखी हुई है। 4.6 में चुंबकीय बल रेखा इसमें बनी हुई थी बेटा, और जो लोहे का बुरादा हमने लिया था उस चुंबकीय बल रेखा आप लोग को दर्शा रहा था। अब यदि कुंडली में तार के n फेरे होंगे, अब देखिए बेटा, जैसे एक तार का फेरा हमने लिया था उस तरह से मान लीजिए कि बहुत सारे तार के फेरे हमने लिए हुए हैं। तार के फेरे गोल गोल बना के हमने लिए हुए हैं। तो एक फेरे द्वारा जितना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा उतना n गुना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा। यानी कि एक तार के फेरा बनाने के बाद जितना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है ना बेटा, उतना n गुना चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होगा। मान लीजिए कि हमने 4 फेरे बनाए हुए हैं तो 4 गुना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब एक ही तार यहाँ पे हमने इस आकृति में जोड़ा हुआ था, याद है आप लोग को? एक तार हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ था। इस तरह से मान लीजिए कि 2, 3, 4, 5 तार हमने एक साथ अलग अलग बिंदुओं में जोड़े हुए हैं, तो उतने गुना चुंबकीय क्षेत्र उसमें निर्मित होगा। अब देखिए हमारा अगला भाग जो है इस तारों को गोल गोल फेरों से बनाने वाले भाग पर ही आधारित है। देखिए इसका नाम है बेटा सोलेनॉइड, जैसे परिनालिका जिसको हम लोग कहते हैं। परिनालिका में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा द्वारा निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि आप लोग को ये आकृति में दर्शाया गया है। यहाँ पे एक बैटरी का कनेक्शन किया हुआ है बेटा, इसका जोड़ हमने एक प्लग कुंजी को दिया हुआ है। अब उसका जो कनेक्शन है इस तरह से बहुत सारे तार के वाइंडिंग्स को यानी कि फेरों को हमने इस तरह से जोड़ा हुआ है। मतलब एक तार गोल 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 इस तरह से घुमा के दूसरा सिरा हमने प्लग कुंजी के दूसरे सिरों को दे दिया। अब इस तरह के कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका कहते हैं। अब ये यहाँ पे सोलेनॉइड यानी परिनालिका का परिभाषा बताई गई है कि विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे की तार, मतलब जो तार को विद्युत अवरोधक मतलब प्लास्टिक की कवरिंग जुड़ी हुई होंगी, ऐसी तार लेना है बेटा। उस तार को लेकर तार के फेरों से कुंडली तैयार करने पर, कुंडली बनानी है उसकी, गोल गोल सिरों की एक कुंडली बनानी है तार की, है ना, जिसमें प्लास्टिक का आवरण हो। और ऐसी कुंडली बनाने पर बनने वाली रचना को परिनालिका कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं बेटा। तो ये देखिए जो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं इसके चारों ओर बन रही है, ये भी बताया गया है। ये परिनालिका आप लोग को दिख रही है, यानी कि जो कुंडली बनाई है ना हमने तारों की गोल गोल घुमा के, उसको परिनालिका यानी सोलेनॉइड कहते हैं। तो परिनालिका में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, जब इसको ऑन कर देते बेटा, करंट इसमें से प्रवाहित हो रहा है, होने पर निर्मित होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संरचना आकृति 4.9 में दर्शाई गई है। 4.9 में परिनालिका में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखा यहाँ पे दिखाई गई है। तो छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं से आप परिचित ही हैं। आप लोग को पता है बेटा, छड़ चुंबक बार मैग्नेट आपने पिछली बार देखा हुआ था, जिसमें चुंबक सुई आप लोग को डिफ्लेक्शन दिखा रही थी, दिशा दर्शा रही थी। सीधा रखा तो सीधी दिशा दर्शा रही थी, है ना, और उल्टा रखा तो उल्टी दिशा दर्शा रही थी, ऐसी दिशा दर्शा रही थी, और सीधा रखा तो ऐसी दिशा दर्शा रही थी। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया आप लोग को। तो परिनालिका द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के सभी गुणधर्म छड़ चुंबक द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्रों के गुणधर्म के समान होते हैं। यानी कि छड़ चुंबक द्वारा जो बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं निर्मित होंगी, है ना, वैसे ही ये परिनालिका द्वारा निर्मित होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं भी उतनी ही वैसे ही होती हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि परिनालिका का एक खुला सिरा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के रूप में तथा दूसरा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव के रूप में कार्य करता है। देखिए यहाँ पे भी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम काम करता हुआ आप लोग को दिखाई देगा बेटा। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से चुंबकीय बल रेखाओं पर इस तरह से
इस तरह से अंगूठा रख दिया है, तो यहाँ पे ये जो सीधा तार है आप लोग को विद्युत धारा दर्शाता है, और यहाँ पे घूमी हुई जो उंगलियां हैं, उंगलियां जो है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्मित हुई बल रेखा दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए इसी दिशा में ये घूमते हुए दिखाई देंगे, और यदि मैं इसको इस तरह से उल्टा कर देता हूँ बेटा, तो ये अब यहाँ से ये जो जब एक तार घूमकर हम लोग को यहाँ पे नजर आया कि वो नीचे की दिशा में विद्युत धारा की दिशा दर्शा रहा था, तो तब क्या होगा बेटा कि इस तरह से ये जो उंगलियां हैं, विद्युत धारा नीचे की तरफ बहती हुई दिखेंगी, और उंगलियां जो है वो निर्मित हुई चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा दर्शा रही है। तो इस तरह से वो उल्टी दिशा में घूमते हुए आप लोग को इस तरह से दिखाई देंगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं आपको ये तीनों एरो बता देता हूँ, और यहाँ पे ये जो एरो की दिशा थी बेटा इस तरह से थी। तो ये हो गई हमारी विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की निर्मित होने वाली बल रेखाओं की दिशा। तो ये विरुद्ध दिशा में इस तरह से बहती हुई आप लोग को दिखेंगी। तो परिनालिका की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर रेखाओं के स्वरूप में होती हैं। अब देखिए समांतर रेखाएं जैसी बन रही हैं मध्य के बीच में, है ना। तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका यह अर्थ है कि जैसे जैसे मध्य में हम लोग पहुंचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप धारण कर लेती है, और वो बहुत बड़ी हो जाती है बेटा। इसकी आकृति हम लोग अगर बढ़ाएं ना तो बहुत बड़ी नीचे में बहती हुई आप लोग को दिखेंगी। तो परंतु ये समांतर दिखती है क्योंकि ये मध्य में है। तो यही कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका के आंतरिक भाग में सर्वत्र समान होती है, अर्थात परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ये परिनालिका के अंदर यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है या पूछा हर एक बार में, तो ये क्या होगा बेटा, एक समान ही होगा, ना ही कम और ना ही ज़्यादा, एक समान हर एक तार में बहने वाला चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। अब अगले भाग में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर चलने वाला बल ये देखने वाले हैं। परंतु जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को बताया, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग को चुंबकीय मतलब दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताया है, ये परीक्षा में पूछा जाता है बेटा। तो ये आप लोग अच्छे से करके देखिए, और जितना पोर्शन मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखकर समझने की ज़रूर कोशिश करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर स्टूडेंट। थैंक यू क्लास, बाय।